हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी टॉपिक। ठीक है, मीन्स सहायक कंपनी से इन होल्डिंग कंपनी को जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है, कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इससे पहले वाला तो हमने पढ़ लिया था कि फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड होता है, उसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड अगर होल्डिंग कंपनी को रिसीव होता है सब्सिडरी कंपनी से, उसके बारे में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होंगी। ठीक है, बात आती है कि क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, कि जब साल के बीच में ही डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, तो वो जो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड या फिर अंतरिम लाभांश। अंतरिम लाभांश ऐसे ही नहीं दिया जाता, इसके लिए कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है, और रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, मतलब इंटरिम डिविडेंड पे कर पाएंगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड रखना। तो सहायक कंपनी वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकती है। ठीक है, तो जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो साल के बीच में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और उसका पेमेंट कर सकती है। ठीक है, ऐसे लाभांश की पूरी राशि को सहायक कंपनी के चालू वर्ष के लाभों में जोड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ हमेशा कि ये चीजें होती हैं ना, जो इनको साथ साथ में यहीं पर पेंसिल से लिख लिया करो। ठीक है, कहता है कि जो ये डिविडेंड रिसीव्ड होगा उसकी जितनी भी अमाउंट है सब्सिडरी कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट में हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे सब्सिडरी कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट में? क्योंकि हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे जो सब्सिडरी कंपनी है उसके करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, क्योंकि प्रॉफिट हुए तो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब प्रॉफिट तो हमारे साल के एंड में मतलब कैलकुलेट होते हैं ओवरऑल, बट हम बीच में डिविडेंड भी दे चुके होते हैं, तो इसलिए जो ये डिविडेंड की अमाउंट होगी उसको वापस जितने भी हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनमें जोड़ देंगे, ताकि करंट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट्स का हमें पता चल सके। ठीक है, यदि सहायक कंपनी के अंश चालू वर्ष के दौरान क्रय किए गए हैं तो ऐसे लाभांश को समय अवधि के आधार पर क्रय के पूर्व और क्रय के पश्चात की अवधि में विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिएगा सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स हैं साल के बीच में लिए हैं, तो जो ऐसा डिविडेंड जो हमें टोटल डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड, उसको भी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के पीरियड में हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्रय के पूर्व की अवधि के अंतरिम लाभांश को क्रय के पूर्व की अवधि के लाभों में से घटा देना चाहिए। ठीक है, कि जो प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स थे उन प्रॉफिट में से ही हम इंटरिम डिविडेंड का जो अमाउंट है उसको घटा देंगे, और क्रय के पश्चात की अवधि के अंतरिम लाभांश को क्रय के पश्चात की अवधि के लाभों में से घटा देंगे। समझ गए? इट मीन्स प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें से ही हमारा प्री इंटरिम डिविडेंड घटा देंगे और पोस्ट वालों में से पोस्ट इंटरिम डिविडेंड घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद पूर्व की अवधि के अंतरिम लाभांश में नियंत्रण कंपनी के एक हिस्से को, एक तरफ तो नियंत्रण कंपनी के लाभ हानि हिस्से में शेष में से घटा देंगे। मतलब कहने का क्या होता है कि जो प्री एक्विजिशन के जो इंटरिम डिविडेंड थे उनका, उनमें जो सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, उनमें एक तरफ तो नियंत्रक कंपनी के लाभ हानि शेष में से घटा देंगे। इट मीन्स जो इंटरिम जो डिविडेंड है प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में से, उसको एक तरफ तो हम होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में से भी घटा देंगे, और दूसरी साइड सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स परचेज किए गए हैं उन शेयर्स की वैल्यू में से भी हम उसको घटा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है 4 पॉइंट हमारे बनेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि जितने भी प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें से इंटरिम डिविडेंड को हम घटा देंगे, और पोस्ट एक्विजिशन में से पोस्ट इंटरिम डिविडेंड को घटा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या आया कि प्री एक्विजिशन के जितने भी हमारे इंटरिम डिविडेंड थे उनमें होल्डिंग कंपनी का जितना भी शेयर बनता है उसको होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में से घटा देंगे। ठीक है,
दूसरी साइड सब्सिडरी कंपनी में के जितने भी शेयर्स एक्वायर किए गए हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा, उनमें से भी हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन। On 31st March 2003, the balance sheet of two companies appeared as follows। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है दोनों कंपनी की, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 है, 20 लाख है, तो कितने हो जाएंगे? 20,000 शेयर्स हो जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, जनरल रिजर्व्स हैं दोनों के, प्रॉफिट एंड लॉस हैं दोनों का। ठीक है, ट्रेड पेबल्स हमारे पास 75% शेयर्स एक्वायर किए गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 20,000 का 75% कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, तो 20,000 शेयर में से 15,000 शेयर्स एक्वायर किए गए हैं और वो 20,25,000 में एक्वायर किए। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म दैट एच लिमिटेड acquired the shares of S Limited on 1st August 2002। तो 1 अगस्त को है और अकाउंट्स क्लोज होते हैं कब? 31 मार्च को। तो ठीक है, 6 महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए ना। अगस्त 1 से स्टार्ट हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 8 महीने का क्या होगा हमारा? पोस्ट एक्विजिशन हो गया और 4 महीने हमारा प्री एक्विजिशन हो गया। And loss of holding company includes interim dividend at the rate of 15% per annum received from S Limited on 1st January 2003। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड है 15% रेट से। ठीक है, जो कि हमें एस लिमिटेड से रिसीव्ड हुआ है 1 जनवरी 2003 को। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि शेयर्स हमने अगस्त में एक्वायर किए थे, पर हमें इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 1 जनवरी 2003 को। और जो हमारे अकाउंट्स है वो 31 मार्च 2003 को क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। तो 1 जनवरी को रिसीव्ड हुआ, तो इसका मतलब कितने महीनों का रिसीव्ड हुआ? अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का। ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 1 है, तो इट मीन्स 9 महीने का हमें इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। On 1st April 2002, S Limited's profit and loss showed a credit balance of 1,90,000। 1 अप्रैल 2002 को S Limited के पास बैलेंस था 1,90,000, जबकि बैलेंस शीट में जो दिखा रखे हैं वो कितने दिखा रखे हैं? सरप्लस 3,10,000 ये दिखा रखे है ना। तो और जबकि स्टार्टिंग में कितने थे? 1,00,000। तो डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? एक तरह से करंट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे। अब हम चेक करेंगे कि करंट ईयर के एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट्स कितने थे। देखो, प्रॉफिट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है जो कि बैलेंस शीट में 3,10,000 रुपए। ठीक है, वापस ऐड करेंगे क्योंकि इंटरिम डिविडेंड दिया है हमने। 20 लाख जो शेयर्स थे, 20 लाख के जो शेयर्स थे हमारे पास, उनका 15% डिविडेंड दिया। तो 15% डिविडेंड कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। तो टोटल हो गए 6,10,000 रुपए। एक बात ध्यान रखना है कि जो इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा एस लिमिटेड ने अपने शेयर्स को, तो क्योंकि इंटरिम डिविडेंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा, ये होता है ओवरऑल शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, टोटल शेयर होल्डर्स हमारे 20 लाख के हैं, इट मीन 20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 20 लाख की कैपिटल है, उसके ऊपर 15% इंटरिम डिविडेंड, इट मीन 3 लाख रुपए हमने इंटरिम डिविडेंड दिया। तो टोटल हो गए 6,10,000 रुपए। ठीक है, और हमारे पास शुरू में कितने थे? 1,90,000 रुपए। तो इसका मतलब करंट ईयर के जो हमारे प्रॉफिट्स हो गए वो कितने हो गए? 4,20,000। समझ आ गई बात जी। अब इस 4,20 को प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में डिवाइड कर दो। प्री एक्विजिशन कौन से होंगे? 4 महीने और पोस्ट एक्विजिशन 8 महीने। तो 4,20,000 रुपए का प्री एक्विजिशन 4/20 कर देंगे, 1,40,000 हो गया। अब हमने अभी पढ़ा प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें से प्री एक्विजिशन का जो डिविडेंड है वो माइनस करेंगे। अब टोटल डिविडेंड कितना था? ऊपर पढ़ा हमने कि 15% रेट से 20 लाख के ऊपर 3 लाख था। तो अब इस 3 लाख को भी प्री और पोस्ट में डिवाइड करो। तो 3 लाख को का 4/12 प्री एक्विजिशन हो गया। तो 1,40,000 में 40,000 घटा दिया तो 40,000 बच गए। और अब 4,20,000
जो हमारे पास करंट ईयर के जो टोटल प्रॉफिट है उसका पोस्ट एक्विजिशन कितना है 8/12। अब उस 8/12 में से भी हमने इंटरिम डिविडेंड का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गए बेटा दोनों। देखो सबसे पहले क्या है कि हमने इंटरिम डिविडेंड देखना है कितना बनता है, टोटल शेयर्स के ऊपर बनेगा। ठीक है, जितने भी हमारी एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है, अब उसको हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट हैं कितने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो तो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इन प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में। ठीक है, फिर जो इंटरिम डिविडेंड था उसको प्री एक्विजिशन वाला इंटरिम डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से घटा दो, पोस्ट वाला पोस्ट में से घटा दो। क्लियर। अब फिर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि इंटरिम डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी का शेयर्स देखेंगे, क्योंकि ये जो 20 लाख रुपए 20 लाख शेयर कैपिटल ये तो टोटल शेयर होल्डर्स थे। अब हमने ये भी तो देखना है ना कि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है इंटरिम डिविडेंड में। अब होल्डिंग कंपनी का शेयर्स 3 लाख शेयर इंटरिम डिविडेंड था, उसमें होल्डिंग कंपनी का 75% है, 2,25,000 रुपये हो गया। ठीक है, उसमें से इंटरिम डिविडेंड परटेनिंग टू प्री एक्विजिशन पीरियड मीन्स जो 2,25,000 हैं, अब उनमें होल्डिंग कंपनी का कितना है, होल्डिंग कंपनी के टोटल बनता है 2,25,000 रुपये। अब उसको प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन में डिवाइड करो, 4/12 प्री एक्विजिशन हो गया और 8/12 पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4/12 है क्योंकि दे रखा है दिस अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड की जो अमाउंट है एच लिमिटेड के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनमें इंक्लूड हो गई होगी। ठीक है, इसलिए इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। जिस टाइम हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम हम प्रॉफिट एंड लॉस में से घटा देंगे ये 75,000 रुपये। ठीक है, समझ आई बात। It will also be deducted from amount paid for acquiring shares while calculating the capital reserves। जिस टाइम हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे भी हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम रिवेन्यू प्रॉफिट्स निकालेंगे। रिवेन्यू प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे कि जो हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट्स थे जो कि अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे हमने कि जो प्रॉफिट्स थे टोटल हमारे 2,80,000 था, पोस्ट एक्विजिशन जिसको हम रिवेन्यू बोलते हैं 4,20,000 में 8/12, ऊपर ये 2 लाख घटा करके 80,000 आया था ना। तो अब हम टोटल ये देखना चाहते हैं कि रिवेन्यू प्रॉफिट्स हैं कितने। अब रिवेन्यू प्रॉफिट हमारे 80,000 हो गए। अब इस 80,000 में एच लिमिटेड का शेयर कितना होगा। ठीक है, फिर वही कैपिटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो कि कैपिटल प्रॉफिट में हम होल्डिंग कंपनी के देखते हैं हमेशा कि जनरल रिजर्व कितने थे, बैलेंस शीट में चेक करो कि हमारे पास जो जनरल रिजर्व हैं सॉरी सब्सिडरी कंपनी के कितने हैं, 4 लाख हैं, सरप्लस थे कितने 3,10,000। तो हमने कैपिटल रिजर्व देखा 4 लाख और करंट ईयर का हमारे क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स निकालना है तो करंट ईयर के हमने क्वेश्चन में दे रखे थे 1 अप्रैल 2002 को कितने थे 1,90,000 रुपये और अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी 40,000 रुपये प्रॉफिट फॉर करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, 40,000 रुपये, तो ये 6,30,000 रुपये हमारे कैपिटल प्रॉफिट आ गए। फिर हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। अमाउंट पेमेंट टोटल कितने की है उसमें से माइनस कर देंगे इंटरिम डिविडेंड परटेनिंग टू प्री एक्विजिशन पीरियड। ये प्री एक्विजिशन का हमारा जो पीरियड है उसमें इंटरिम डिविडेंड कितना है कैलकुलेट किया था हमने, ऊपर 75,000 था शायद। ये निकाला था ऊपर 75,000। ठीक है, उसके बाद कितना हमने अमाउंट 75% के लिए एक्चुअल में पेमेंट कितनी की है और फिर कैपिटल प्रॉफिट में उनका हिस्सा कितना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 22,500 रुपये कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अमाउंट पेमेंट कितनी की गई, फिर हम इसको ऐसे देख लेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा। ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों टाइप से आप लोगों को बता रखा है कैसे कैलकुलेट कर लोगे। फिर हमने क्या करना है बैलेंस शीट शो करनी है। ठीक है,
बैलेंस शीट में क्या रहेगा, देखो हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। शेयर्स दे रखे हैं हमारे पास, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो 15,40,000 वो उसके हैं। इंटरिम डिविडेंड में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस कर दिया, ठीक है, और रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर माइनस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कोई इंटर कंपनी ओइंग्स थी नहीं हमारी, और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 1st July 1999, S Limited acquired a controlling interest in S Limited by acquiring 72,000 shares, paid equity shares of ₹10 each for ₹8 lakh। क्या कहा इन्होंने, एस लिमिटेड ने शेयर्स एक्वायर किए हैं 72,000, ठीक है। उसके लिए अमाउंट पेमेंट की है कितनी, 8 लाख रुपए। एक शेयर 10 रुपए का है, यही है ना। On 31st March 2000 the following balance sheets of H and S Limited दे रखी है। पहले इन्होंने दे दी H Limited 31 मार्च 2000 को, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व इस टाइप से दे रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा है इन्होंने, इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड 36,000। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि एस लिमिटेड से जो इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड हुआ वो इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें से एस लिमिटेड का जो इंटरिम डिविडेंड माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एच लिमिटेड के एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं कितने, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करंट असेट्स हैं, शेयर्स इन एस लिमिटेड लिख रखा है इन्होंने 4,50,000 रुपए का, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2000, हमारे पास 80,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, पेड अप कैपिटल हो गई 8 लाख। जनरल रिजर्व कितने हैं ये, 90,000, 90,000 हैं। हाँ जी, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखा है इन्होंने 1 अप्रैल 1999 को थे 10,000। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस था वो 10,000 था। इस साल के एक्चुअल हमारे जो प्रॉफिट हैं 3,20,000 हैं। उन 3,20,000 में से हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं 40,000, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड दिया है टोटल 40,000, ठीक है। तो इस टोटल जो इंटरिम डिविडेंड 40,000 है उसमें 36,000 तो हमने होल्डिंग कंपनी को दे रखे हैं, ठीक है ना, ऊपर पर हमने क्वेश्चन में। और उसके बाद आगे क्या कहता है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। एस लिमिटेड रिमिटेड अ चेक फॉर ₹5,000 टू एच लिमिटेड ऑन 30th March 2000 which was received by एच लिमिटेड ऑन 1st April 2000। एस लिमिटेड को एक चेक रिसीव हो जाता है 5,000 रुपये का। एस लिमिटेड रिमिटेड, रिमिटेड मीन्स दिया जाता है, भेजती है 5,000 रुपये का चेक एच लिमिटेड को, कब, 30 मार्च 2000 को। विच वॉज रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1st अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000 को वो एच लिमिटेड को रिसीव्ड होता है। उसके बाद बिल accepted by S Limited were all drawn by H Limited and H Limited had bought bills amounting to 30,000 discounted with bank। बिल्स रिसीव्ड होते हैं एस लिमिटेड के थ्रू, वर ऑल ड्रोन बाय एच लिमिटेड, जिसमें से कौन ड्रॉ कर देता है, एच लिमिटेड ड्रॉ कर लेते हैं। एच लिमिटेड हैड गोट द बिल्स अमाउंटेड टू 30,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। एच लिमिटेड बिल्स को डिस्काउंट करा लेता है। देखो अगर ये डिस्काउंटिंग की बात ना होती तो ये हमारी इंटर कंपनी ओइंग्स होगी। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिस्काउंट वगैरह करा लिए जाते हैं तो उसको हमने माइनस नहीं करना होता, ठीक है ना, बाकी बची हुई अमाउंट को डिस्काउंट करा लिया जाता है। एस लिमिटेड हैड परचेज गुड्स फ्रॉम एच लिमिटेड ऑफ विच गुड्स इनवॉइस्ड एट 50,000 वर इन इन्वेंट्री ऑन 31st March 2000। गुड्स परचेज किया एच लिमिटेड से 50,000 रुपये का, इनवॉइस प्राइस पे हैं, और एच लिमिटेड एडेड 25% टू कॉस्ट टू अराइव एट दिस इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब ये 50,000 हैं वो 125% है, 125 पे 50,000 हैं, तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं उसमें। 125 पे 50,000 हैं तो 25 पे कितने होंगे, तो 50,000 गुना में 25 बटे 125,
ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे हमारा। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड सब्सिडरी एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2000। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास करंट ईयर के प्रॉफिट कितने हैं, क्योंकि अब की बार हमें क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर रखे हैं इन्होंने सब्सिडरी कंपनी के कि एक्चुअल में हमारे करंट ईयर के जो प्रॉफिट हैं वो कितने हैं, 3,20,000 हैं। ठीक है, तो 3,20,000 लिखेंगे। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। हमारे शेयर्स हैं जो एक्वायर कौन सी डेट को किए जाते हैं, दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं 1 जुलाई 1999 को। तो अप्रैल मई जून, जुलाई 1 है, दैट मीन्स 3 महीने के प्री एक्विजिशन हो गए और पोस्ट एक्विजिशन हो गए 9 महीने के। इसलिए जो करंट ईयर के जो प्रॉफिट हैं वो पहले 3 महीने के हमने डेट ऑफ एक्विजिशन, तो 3,20,000 में 3/12 80,000 हो गया। ठीक है, अब टोटल इंट्रीम डिविडेंड है 40,000 रुपये, उनमें से 3 महीने का इंट्रीम डिविडेंड माइनस कर देंगे 10,000। तो प्री एक्विजिशन एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे हो गए, जिनको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, वो 70,000 है। ठीक है, फिर हम ऐसे ही पोस्ट एक्विजिशन के निकालेंगे। टोटल 3,20 है, 9/12, उसमें से इंटरिम डिविडेंड माइनस कर दिया 9 महीने का, तो ये रिवेन्यू प्रॉफिट्स रह गए 2,10,000। अब वही सेम इंटरिम डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी का शेयर, टोटल इंटरिम डिविडेंड थे 40,000, उसमें 90% होल्डिंग कंपनी का शेयर 36,000 हो गया। ठीक है, जो कि हमें बैलेंस शीट में भी दे रखा है। अब उन 36,000 इंटरिम डिविडेंड परटेनिंग टू जो 36,000 है उनमें से प्री एक्विजिशन के कितने हैं, वही 3/12। ठीक है, फिर ये होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इंक्लूड होंगे, इसलिए हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन टू रिवेन्यू प्रॉफिट्स। रिवेन्यू प्रॉफिट एज पर वर्किंग, मतलब हमने ऊपर निकाला है वर्किंग नोट नंबर 1 में था कि हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट 2,10,000 थे, उनमें 90% शेयर्स है एच लिमिटेड का, वो निकाल दिया। फिर कैपिटल प्रॉफिट सेम, जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस भी क्वेश्चन में है। 1 अप्रैल को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा 70,000 जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। फिर कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व और गुडविल निकालने के लिए 90% शेयर्स के लिए हमने कितना अमाउंट पेमेंट किया है, इंटरिम डिविडेंड माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन वाला। फिर एक्चुअल में पेमेंट कितनी करनी थी एस लिमिटेड के कैपिटल प्रॉफिट में शेयर कितना है, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, भाई 8,000 शेयर्स के लिए उनमें से उसका हिस्सा कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 10% है। जनरल रिजर्व में हिस्सा, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा। अनरियलाइज प्रॉफिट अभी बताया था 50,000 गुना 25/125। ठीक है, फिर एक्चुअल में बैलेंस शीट में इन्होंने यहाँ ही कैलकुलेट कर दिया, अदरवाइज वहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते थे हम। बैलेंस शीट में भी हमारे पास बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद 3/12 इंटरिम डिविडेंड का हिस्सा माइनस कर दिया, रिवेन्यू प्रॉफिट में एस लिमिटेड का शेयर ऐड कर दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट्स का हिस्सा माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हम गुडविल माइनस करेंगे। बैलेंस दे रखे हैं हमारे पास, उसमें से कैपिटल रिजर्व, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें गुडविल भी दे रखी है और क्वेश्चन में हमारा आया है कैपिटल रिजर्व। देखें एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखी है कि हमें गुडविल, हमारे पास होल्डिंग कंपनी के पास गुडविल भी थी ना गुडविल, वो कितनी है 3,50,000 रुपये की। और अब हमने जब कैलकुलेट किया तो वहाँ से हमारा कैपिटल रिजर्व आया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स के अंदर। ठीक है, 3,04,000 रुपये। इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन। अब एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में सेट साइड में एस लिमिटेड का 75,000 का बैलेंस है और एस लिमिटेड के लिए स्थिति भी उनके लाइबिलिटी साइड में 70,000 का बैलेंस है, तो दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे और 5,000 कैश इन ट्रांजिट दिखा देंगे। देखो एक बार जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड में क्या दिखा रखा है, 75,000 का बैलेंस होगा। बैंक कितना है एच लिमिटेड का, देखो करंट लाइबिलिटी में एच लिमिटेड का बैलेंस है 70,000 रुपये और उधर हम
होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो करंट असेट्स में दिखा रखा है एस लिमिटेड का कितना 75,000 रुपये बैलेंस दिखा रखा है ना। तो ये दोनों क्या होगी, इंटर कंपनी ओइंग्स होगी। तो 5,000 रुपये जो डिफरेंस बच गया उसको हम कैश इन ट्रांजिट दिखा देंगे और करंट असेट्स में हम उसको शो कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से हम ये कंप्लीट